हाँ बेटा, ये प्रेजेंटेशन दिख रही है आपको? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आज है ना, तन्मय लेगा हम्म, स्क्रीनशॉट। बाहर जा रहा हूँ सर थोड़ा, इसलिए। हाँ तुम अभी ले लो ना। ओके सर, श्रीधर अभी ले तुम लें। हाँ अभी ले लो। एक सेंड कर देना, उसके बाद तन्मय ले लेगा 15-20 मिनट बाद। तन्मय। ओके सर। हाँ सर, ले लूँगा। हम्म, तो देखो बेटा, ये टाइप्स ऑफ गाउट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ गाउट में पर्टिकुलरली कल आपको बताया था कि ये हमारे जॉइंट से रिलेटेड डिजीज है, जिसके अंदर की पर्टिकुलर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है वो जॉइंट के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये क्रिस्टल्स जो हैं वो निडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, दीज क्रिस्टल्स विल प्रोड्यूस पेन। है ना? तो यहाँ पे ये देखिए येलो कलर के आपके क्रिस्टल्स दिखा रखे हैं। जब ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स वहां डिपोजिट होंगे तो पेन और इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग को करेंगे। तो इस डिजीज को हम यूरिक गाउट बोलेंगे। गाउट का दूसरा नाम गाउटी अर्थराइटिस भी है, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो गाउट जो है वो दो टाइप की हो सकती है, एक प्राइमरी गाउट और एक सेकेंडरी गाउट। इस डिजीज को हम दो टाइप से डिवाइड करेंगे। तो कौन से लोग जो हैं वो इसके रिस्क फैक्टर्स में रहेंगे, किन लोगों को गाउट की डिजीज की रिस्क ज्यादा रहेगी? तो कल जैसा कि आपको बताया था कि पर्टिकुलरली जैसा कि हम कहते हैं कि अ, यहाँ पे ये जो एबनॉर्मलिटीज या प्रॉब्लम होती है कि अगर हम प्रोटीन डाइट ज्यादा इंटेक करते हैं तो वो प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होएगा। फिर प्रोडक्शन जो है वो यूरिया यूरिक एसिड का लीवर ज्यादा प्रोड्यूस करने लग गया है, तो उसकी ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा बढ़ेगा। और किडनी से जो एक्सक्रिएट हो रहा है वो यूरिक एसिड की क्वांटिटी यदि कम हो गई है, ठीक है, तो उसको हम ये बोलेंगे। तो ये तीन फैक्टर्स थे। तो एक तो ऐसा पेशेंट जिसको रिनेल फेलियर हुआ हो, है ना, उसको किडनी फेलियर हुआ हो, तो हम जानते हैं किडनी से ही यूरिया और यूरिक एसिड लिबरेट होते हैं। अगर वो यूरिया और यूरिक एसिड किडनी से आपके रिलीज नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। और फाइनली हाई लेवल ऑफ ब्लड यूरिक एसिड जो है वो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स के फॉर्म में जाकर के ज्वाइंट में जमा होगा। फिर दूसरा इसका कारण होएगा अनयूजुअल फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी, वो भी एक इसका कारण होता है। बट मेन कारण रिनेल फेलियर, और दूसरा मेन कारण रहेगा डाइटरी एक्सेस ऑफ प्यूरिन। ऐसे फूड प्रोडक्ट हम ज्यादा खा रहे हैं जिसके अंदर प्यूरिन की क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि कल ही हमने कहा था प्यूरिन से जैंथीन बनता है और जैंथीन से यूरिया और यूरिक एसिड बन रहा था। तो प्यूरिन कंटेनिंग फूड कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर आप सी फूड या मीट वगैरह ज्यादा खा रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो प्यूरिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और वो जैंथीन में कन्वर्ट होकर के यूरिया और यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा ऐसे लोग जो अल्कोहल कंज्यूप्शन करते हैं उसमें गाउट की रिस्क ज्यादा होगी। हाई शुगर सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हो, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, क्योंकि इसके अंदर जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है, और वो भी फाइनली जाके यूरिक एसिड और यूरिया का लेवल बढ़ाता है। तो फाइनली क्या होगा, ब्लड के अंदर सीरम का यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, तो वो एक कारण रहेगा। फिर कुछ ड्रग थेरेपी ऐसी ले रहे हो जिसकी वजह से आपका पर्टिकुलरली यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए या यूरिक एसिड का एक्सक्रिएशन कम हो जाए, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर्स रहेंगे गाउट के, और सर्जरी रहेगा। तो ड्रग थेरेपी में जैसे कोई लोग अगर डायूरेटिक्स ले रहे हैं, थाइजाइड्स, या कई लोग जैसे जिसको कैंसर होता है उसको साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है, या लो डोज ऑफ एस्प्रिन, ये ड्रग थेरेपी पे है, तो उन केसेज में उसको गाउट की रिस्क ज्यादा रहेगी। ये हो गए इसके रिस्क फैक्टर। समझ में आ गया बेटा रिस्क फैक्टर के बारे में? अब हिस्टोलॉजी, है ना? तो या तो यूरिक एसिड जो है वो ज्यादा होगा, डायरेक्टली और प्रोटीन एसिड में प्यूरिन की राइट साइड में लिख रहा हूँ, यदि प्यूरिन कंटेनिंग फूड कंपोनेंट ज्यादा लेंगे तो उन फूड फूड आपके फूड कंपोनेंट वो कन्वर्ट हो जाएंगे बॉडी के अंदर जाकर के, किसके अंदर, फाइनली यूरिया यूरिक एसिड।
तो एक तो एब्जॉर्प्शन बढ़ गया है, दूसरा इसका कारण रहेगा प्रोडक्शन ऑफ एसिड। प्रोडक्शन को यूरिक का जो प्रोडक्शन वो ज्यादा हो गया, और प्रोडक्शन जो है वो किसकी वजह से हो रहा है बेटा, शुगर की वजह से हो रहा है। यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है तो भी उस केस में यूरिक एसिड ज्यादा होएगा, और यूरिक एसिड जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो एक्सक्रिएट होता है यूरिया से। सो डिक्रीज इन यूरिया एंड यूरिक एसिड कंसंट्रेशन, यूरिक एसिड जो है वो किडनी से कम एक्सक्रिएट हो रहे हैं, तो उस वजह से हमारे को ये डिजीज डेवलप हो रही है। तो गाउट जो डेवलप होती है वो एक्सेसिव स्टोर ऑफ यूरिक एसिड, मतलब आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा स्टोर हो जाएगा, तभी हम उसको कह रहे हैं यूरिसीमिया। उसकी क्योंकि ज्यादा यूरिक एसिड का वो फाइनली वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जो यूरिक एसिड है वो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स में डिपॉजिट हो जाएगा, और वो जाके जॉइंट में डिपॉजिट होगा, जिससे हमारे को ये डेवलप होगी। तो यूरिक एसिड जो है वो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है। अभी हमने कहा यदि हम इस तरह के फूड ज्यादा खा रहे हैं जिसमें प्यूरिन की क्वांटिटी है, तो उस पेशेंट को इस तरह के गाउट की रिस्क ज्यादा रहेगी। इसके अलावा कोई दूसरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गई है जैसे हाइपरटेंशन या डायबिटीज मेलाइटस या रिनेल इनसफिशियंसी, क्योंकि रिनेल इनसफिशियंसी की तो उस केस में भी आप पर्टिकुलरली यूरिक एसिड का एक्सक्रिएशन कम हो जाएगा। इसी तरह से हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया जिसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ गया, या हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके ब्लड में ज्यादा है, या ओबेसिटी या एनीमिया, ये सारे पेशेंट वो ज्यादा रिस्क पे रहेंगे जिनको इस तरह की डिजीज के चांसेस ज्यादा। आगे बेटा समझ में, आगे चलें। यस सर। अब अगर इंसिडेंस वाइज देखें कि किन लोगों को गाउट की रिस्क ज्यादा होती है, तो रेस वाइज अगर हम देखते हैं तो जो व्हाइट पर्सन्स हैं, मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं, उनके अंदर इसकी रिस्क ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्लैकिश और एशियन पॉपुलेशन कंट्रीज। सेक्स वाइज अगर इसके डिजीज का इंसिडेंस अगर हम देखते हैं तो मेल्स के अंदर गाउट की रिस्क ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल्स। ठीक है, ले भेज देना तन्मय, अभी ले लो स्क्रीनशॉट। अब नहीं करेंगे किसी को। हाँ सर ले रहा हूँ। अब एज वाइज अगर बात करें तो अगर आपकी एज 40 इयर्स से ज्यादा है तो उस केस में इसकी रिस्क बढ़ जाती है। तो ऐसा पर्सन जिसकी एज 40 इयर्स से ज्यादा है और उसके साथ में इन्फ्लामेटरी जॉइंट से रिलेटेड कुछ डिजीज हो रही है, तो उन लोगों में गाउट की रिस्क ज्यादा रहेगी। तो एक तरह से इसकी इटियोलॉजी क्या है, हमने अभी देखा कि पर्टिकुलरली यदि यूरिक एसिड जो है उसका हाई लेवल होता है तो ब्लड के अंदर हम उसको हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं, और उस पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा क्वांटिटी का जो यूरिक एसिड है वो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स के फॉर्म में जाकर के जॉइंट के अंदर जमा होएगा, तो उसकी वजह से ये डिजीज डेवलप होएगी। तो ऐसे लोग जो ऐसे फूड प्रोडक्ट खा रहे हैं जिसमें प्यूरिन की डाइट ज्यादा है, ये प्यूरिन का बेसिक न्यूक्लियस होता है जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ा रहे होंगे। अभी हमने कहा ऐसा लोग जो अल्कोहल इंटेक करते हैं उसके पीछे होएगा क्रोनिक किडनी डिजीज, ये एक और बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि हम जानते हैं यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो किडनी से ही एक्सक्रिएट होता है, तो उन लोगों के अंदर इसकी क्वांटिटी कम डिक्रीज होएगी, तो फाइनली ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। अभी आपको डिजीज भी बताया था कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, अगर इस तरह की डिजीज है तो उन लोगों के अंदर गाउट की रिस्क बढ़ेगी। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ये बड़ा, जेनेटिक डिस्पोजिशन का मतलब हो गया यदि आपके पेरेंट्स को गाउट है तो आपके अंदर भी इसकी रिस्क ज्यादा हो जाएगी। तो कई कारण हैं जिसमें लाइफ स्टाइल, आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अभी हमने कहा ड्रग थेरेपी पे या मेडिकल कंडीशंस पे है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो गाउट की रिस्क को बढ़ाएंगे। तो हमें एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे फूड प्रोडक्ट नहीं खाने जिसके अंदर प्यूरिन ज्यादा हो या फ्रुक्टोज कंटेनिंग डाइट्स आपकी हों। तो अभी जैसे आपको बताया अल्कोहल हो गया या फ्रुक्टोज स्वीटनर्स हो गए जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में आपको मिलते हैं, मीट हो गया, सी फूड हो गया, है ना, ये चीजें हम कम से कम खाएं। इसके अलावा ड्राइड फ्रूट्स में अगर आप बात करो तो श्रिम्प या ऑर्गन मीट्स या ड्राइड मशरूम, सीवीड्स,
बियर यीस्ट, चिकन, पोटैटो, इन सब के अंदर भी प्यूरिन का कंपोनेंट ज्यादा होता है और उसकी वजह से भी, क्योंकि जितना ज्यादा हम इंटेक करेंगे उतना प्यूरिन एब्जॉर्ब होएगा और वो फाइनली बॉडी में जा करके यूरिया और यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाएगा। तो इस तरह की फैट डाइट को हम कम से कम इंटेक करें। फिर फिजिकल फिटनेस हम मेंटेन करें, है ना। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना, वो खाएं। विटामिन सी कंटेनिंग फूड या कॉफी, है ना, ये जनरली ये चीजें लेने से क्या होता है कि हमारे को इस तरह की रिस्क का चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये यूरिया और यूरिक एसिड के एक्सक्रिएशन को प्रमोट करते हैं। तो किडनी से जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में यूरिया यूरिक एसिड है वो एक्सक्रिएट हो जाएगा यूरिन के साथ में। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस में अगर आप बात करते हैं, अभी हमने कहा कि यदि हमारे पेरेंट्स को है तो हमारे को ये डिजीज की रिस्क ज्यादा होगी। तो यदि किसी के पेरेंट्स को इस तरह का जेनेटिक प्रॉब्लम्स है तो आपको इसकी रिस्क जो है कि ये डिजीज डेवलप हो जाए। एक्चुअली में इसमें कौन सा जीन आपका होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारे पेरेंट्स से जो हमारे को जीन मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारे डीएनए का जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन या जेनेटिक आपका जो मिलता है वो हम पेरेंट्स से ही रिस्पॉन्स करते हैं, रिसीव करते हैं। तो स्पेशली ये 3 टाइप के जीन, इनके सिर्फ नाम याद रखने हैं, SLC2 जीन्स, C22A12, ABCG2 जीन्स। अगर इस तरह के जीन्स हमारे को पेरेंट्स से रिसीव होते हैं तो उसके केस में हमारे अंदर भी इस तरह की डिजीज की रिस्क ज्यादा हो जाए। फिर गाउट जो डिजीज है, अभी हमने हमारी मेटाबॉलिक है, तो सिंड्रोम है, जैसे हो गया या लिपिड नॉर्मल हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसा कि डायबिटीज के केस हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, अगर ये डिजीज हमारे को डेवलप हो गई तो उस केस में रिस्क जो है हो जाती है आउट। इसके अलावा कुछ और डिजीज एसोसिएट होती हैं जिनकी वजह से आप हो गया तो केस में किडनी फेल बढ़ जाए, ये हेपेटाइटिक एनीमिया है या सोरियासिस है या आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया है, तो इन केसेस में भी जो हमारे को है गाउट की रिस्क बढ़ेगी। यदि हमारा बॉडी वेट बढ़ता है, हम ओवेज हैं, तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स यदि 35 से ज्यादा आ रहा है तो गाउट की रिस्क के फोल्ड जो हैं वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब हमारे को डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अब हम इसका, अगर आपको इस तरह की डिजीज हो गई है तो हम गाउट को ट्रीट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको ये याद रखना है, कैंडल कैप, इससे आप याद सकते हो। ये आपकी मेडिसिन हैं जो ट्रीटमेंट में आपका यूज होंगी, है ना। मतलब ऐसी मेडिसिन हैं, अगर अभी आप इस तरह की मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो आपको गाउट की रिस्क के डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि लोग ऐसे होते हैं जो दूसरी डिजीज की वजह से मेडिसिन रिसीव करते हैं और उन मेडिसिन की वजह से भी, क्योंकि वो मेडिसिन क्या काम करती है, यूरिया और यूरिक एसिड प्रोडक्शन तो बढ़ा देती है आपकी बॉडी, और यूरिया यूरिक एसिड का एक्सक्रिएशन यूरिन से कम कर देती है। तो फाइनली वो एक्यूमुलेट होएगा हमारे ब्लड में और फाइनली वो जाके सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स में डिपॉजिट होकर के गाउट को डेवलप करेगा। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो गाउट डेवलप करती हैं, तो यदि कोई पर्सन क्लोरथेलिडोन या एस्प्रिन, पेन किलर है बेटा एस्प्रिन, अगर आप इस तरह की मेडिसिन ले रहे हो तो गाउट की रिस्क बढ़ जाती है। या निकोटिनिक एसिड, डायूरेटिक या लीवोडोपा या इथेम्ब्यूटोल एंटी टीबी ड्रग है, साइक्लोस्पोरिन या अल्कोहल या पायराजिनामाइड, ये भी एंटी टीबी ड्रग है। तो ये एक एक वर्ड से आपको बताया गया है, सी से क्लोरथेलिडोन कैंडल केप से, ए से एस्प्रिन, एन से निकोटिनिक एसिड, डी से डायूरेटिक, एल से लीवोडोपा, ई से इथेम्ब्यूटोल, सी से साइक्लोस्पोरिन, ए से अल्कोहल की मेडिसिन हम लेते हैं तो हमारे को गाउट की रिस्क जो है वो बढ़ जाएगी। आ गया बेटा समझ में? यस सर। इसके अलावा कुछ और आपके जैसे कि
इटियोलॉजिकल या प्रीडिस्पोजिशन फैक्टर से। अभी हमने कहा कि ऐसे फूड प्रोडक्ट हम ले रहे हैं जिसमें प्यूरिन की रिच डाइट है, जैसे मीट हो गया, या आप किडनी, लीवर, सी फूड खा रहे हैं, है ना, वेजिटेरियन नॉन वेज के हिसाब से, या कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि पी, बीन, मशरूम, कॉलीफ्लावर, स्पेनिच, है ना, पालक वगैरह, फूल गोभी वगैरह या मटर वगैरह आप ज्यादा इंटेक कर रहे हो तो उसके अंदर भी प्यूरिन ज्यादा होता है, तो वो भी आपका पर्टिकुलरली इस तरह का जो है वो रिस्क बढ़ा देगा। ड्रग्स के बारे में अभी हमने देखा ही। इसके अलावा ट्रोमा और इन्फेक्शन, ये भी आपके रिस्क फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा कुछ डिजीज जैसे बताया, आपकी मेटाबॉलिक डिजीज जैसे डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन या वेस्कुलर डिजीज या रिनेल डिजीज या थायराइड, अगर आपको इस तरह की डिजीज है तो आपको गाउट की रिस्क की बढ़ जाएगी। अगर हमारा बॉडी वेट ओवरवेट हो रहा है या किडनी डिजीज है ना, तो हमारे को, या थायराइड से रिलेटेड डिजीज है, तो उस केस में हमारे को गाउट की रिस्क के डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये चीज समझ में आ गई एटियोलॉजिकल फैक्टर की किसकी वजह से हमें गाउट हो सकता है। यस सर। तो अब स्टेजेज ऑफ गाउट, किसी पर्सन को यदि गाउट होता है तो वो 4 स्टेज में डेवलप होएगा। पहला होएगा एसिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक का मतलब जिसके अंदर कोई सिम्टम नहीं आ रहे हैं गाउट के, बट अगर उसका ब्लड टेस्ट कराएं तो उसके अंदर, ब्लड टेस्ट के अंदर यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा आएगा, तो इसलिए पहली स्टेज होएगी एसिम्टोमेटिक हाइपर यूरिसीमिया। समझ में आ गई बेटा। यस सर। अब ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी में जो यूरिक एसिड है वो जाके फाइनली डिपॉजिट होएगा सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमारे जॉइंट्स में, जिससे वहां पे हमारे को पेन और इन्फ्लामेशन होएगा। तो नेक्स्ट स्टेज होएगी एक्यूट गाउट, कि कुछ समय के लिए आपको गाउटी अटैक आएगा, और अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो फिर हमारे जॉइंट्स में इमोबिलिटी होएगी, जॉइंट में जॉइंट आपका एक तरह से प्रॉपरली काम नहीं करेगा, तो वो इंटरक्रिटिकल स्टेज कहलाएगी। और लगातार ये चलता रहेगा तो लास्ट स्टेज जो होएगी उसको हम क्रोनिक गाउट के नाम से जानेंगे। तो गाउट जो है वो 4 स्टेज में आपकी डेवलप होगी। ठीक है, तो पहली स्टेज में क्या होता है, सिर्फ ब्लड यूरिक एसिड का लेवल जो है वो ज्यादा आएगा, इसमें यही ध्यान रखना है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में जो है वो पर्टिकुलरली, क्योंकि यहाँ पे गाउट फ्लेयर्स बनेंगे, हम कह रहे थे कि जो हाइपर यूरिसीमिया हुआ था उसकी वजह से सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जो है वो जाके डिपॉजिट हो गए थे जॉइंट में, और ये निडल लाइक क्रिस्टल्स हैं जो येलो आपके ब्लू कलर से दिखा रखे हैं यहाँ पे। ये जब जॉइंट में जाएंगे तो वहां पे पेन और इन्फ्लामेशन करेंगे, तो यहाँ पे सर्टेन इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भी रिलीज कराएंगे, और वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की वजह से हमारा पर्टिकुलरली वहां पे पेन और इन्फ्लामेशन प्रोसेस डेवलप होएगा। तो सेकंड स्टेज में इस अटैक को हम एक्यूट गाउट बोलेंगे। फिर तीसरी जो स्टेज है उसको हम इंटरक्रिटिकल गाउट बोल रहे थे। ये जो स्टेज है ये कुछ साल बाद आपकी डेवलप होएगी। लगातार अगर आपको कंटिन्यूसली एक्यूट गाउट के अटैक आ रहे, है ना, तो उस केस में आपका क्या होएगा, इस केस में जो गाउट है उसके अंदर पर्टिकुलरली पेशेंट के अंदर फ्लेयर, ये इसकी एक स्टेज है, मतलब वहां पे इसका डेवलपमेंट, इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स ज्यादा रिलीज होने लग गए हैं, और ये देखिए स्वेल हो गया, वहां पे जो जॉइंट है वो स्वेल हो गया क्योंकि क्रिस्टल्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो गई है, वो ज्यादा क्वांटिटी में डिपॉजिट होकर के वहां पे और पेन और इन्फ्लामेशन करेंगे, तो जिसको हम स्टेज थर्ड बोलेंगे। और लास्ट स्टेज 4, अब हमारा गाउट जो है पर्टिकुलरली इसको टेफेसियस गाउट, क्योंकि यहाँ जो नोड्यूल्स है यूरिक एसिड के, वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जब डिपॉजिट होंगे तो वो नोड्यूल्स बनाएंगे, ऐसे पाउच बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह के पाउचेज फॉर्मेशन हो रहे हैं, और ये छोटे छोटे नोड्यूल्स जो है वो टोफी या क्रिस्टल्स के फॉर्म में जमा होंगे, तो इसी वजह से इसको टोफेसियस गाउट बोला गया है, जो कि लास्ट स्टेज आपकी इसके अंदर होगी। तो ये 4 स्टेज हमारी गाउट के अंदर होती है। तो अब देखो बेटा इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो पहले हम पैथोफिजियोलॉजी बोल रहे हैं किसकी, हाइपर यूरिसीमिया की। हाइपर यूरिसीमिया मीन्स क्या हो गया, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इनटू द ब्लड।
तो ब्लड में यूरिक एसिड कैसे बढ़ेगा भाई? दो कारण है, या तो आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया है, या जो यूरिक एसिड है वो किडनी से कम एक्सक्रिएट हो रहा है। ये मेन दो कारण रहेंगे हाइपर यूरिसीमिया के। तो हम जानते हैं प्रोडक्शन किससे होता है। अभी हमने कहा कि ऐसे प्रोडक्ट जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा हो, तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स या ऐसे कंपाउंड या फूड जिसमें प्यूरिन कंपाउंड्स ज्यादा है ना। तो वो अभी हमने देखा कि हाई डाइट ऑफ प्यूरिन कंपाउंड्स को जब हम इंटेक करते हैं तो आपके प्यूरिन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगी। या एंडोजीनियस न्यूक्लियोटाइड, जैसे आपके डीएनए के अंदर जो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन या न्यूक्लियोटाइड बेस है, ये भी प्यूरिन के फॉर्म में ही होते हैं, ये प्यूरिन से ही बनते हैं। जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो ये भी प्यूरिन में ही होंगे। तो प्यूरिन जब आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होएगा, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होएगी, तो वो फाइनली कन्वर्ट होएगा हाइपोजेंथीन में, और हाइपोजेंथीन कन्वर्ट होएगा जैंथीन में एक एंजाइम की प्रेजेंस में, जिसको जैंथीन ऑक्साइडेज एंजाइम बोलेंगे। फिर ये जैंथीन ऑक्साइडेज एंजाइम हाइपोजेंथीन से जैंथीन में तो कन्वर्ट कर ही रहा है, जैंथीन को फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, जिससे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। अब ब्लड में ज्यादा हो गया इसलिए हाइपर यूरिसीमिया हो गया बेटा, है ना। अब ये किडनी से कम एक्सक्रिएट हो रहा है, क्योंकि 70% ऑफ यूरिक एसिड जो है वो किडनी के थ्रू रिनेल रूट से एक्सक्रिएट हो रहा है, तो वो एक्सक्रिएशन अब आपका कम हो गया। और रिमेनिंग 30% जो एक्सक्रिएट होता है वो हमारे इंटेस्टिनल एनिमिलेशन से होता है। तो मेन प्रोपोर्शन ये है। तो अब यूरिक एसिड का तो प्रोडक्शन बढ़ गया है और उसका एक्सक्रिएशन कम हो गया, इस वजह से हाइपर यूरिसीमिया डेवलप हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई बेटा? यस सर। तो इस वजह से हमारे को गाउट की रिस्क हो जाती है। तो अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखो हम देख रहे हैं। तो अभी हमने कहा कि अलग अलग स्टेज आएंगी पैथोजेनेसिस पढ़ने से पहले। अभी हमने कहा कि जैसे कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जब ब्रेक होते हैं तो वो हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट होते हैं, फिर हाइपोजेंथीन जैंथीन में कन्वर्ट होता है, और जैंथीन से यूरिया और यूरिक एसिड बनते हैं। इसके लिए जो एंजाइम चाहिए वो जैंथीन ऑक्साइडेज चाहिए, जो हाइपोजेंथीन को जैंथीन में और जैंथीन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। अभी हमने कहा कि उस यूरिक एसिड का एक्सक्रिएशन किडनी के थ्रू कम हो गया है, और एलिमेंट्री केनाल के थ्रू भी जो एक्सक्रिएशन हो रहा था जीआईटी से, फीकल रूट से, वो भी कम हो गया। तो फाइनली ये यूरिक एसिड ब्लड में ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा, और फिर वो यूरिक एसिड सोडियम यूरेट के फॉर्म में जाके हमारे टिश्यू के अंदर जाकर के डिपॉजिट होना स्टार्ट होएगा। तो ये यूरेट के क्रिस्टल्स किसके फॉर्म में? माइक्रोटोफाई के फॉर्म में जाकर के वहां पे जॉइंट में जमा होंगे, जो गाउट डेवलप करेगा। अब देखो जैसे ही वहां पे जमा होते हैं, अभी हमने कहा कि बहुत तरह के मीडिएटर्स वहां रिलीज होंगे उस जॉइंट के अंदर। जैसे ये आपका कोई जॉइंट है, ये आपका साइनोवियल जॉइंट है जो मैं बना रहा हूं साइड में, है ना। और इस जॉइंट के अंदर हम जानते हैं कि एक तो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल फ्लूइड होता है ना, ताकि वहां पे लुब्रिकेशन हो सके। ये इस तरह का जॉइंट है। तो अब इस जॉइंट में जब यूरेट के क्रिस्टल्स वहां जमा होंगे, तो इस साइट पे सर्टेन मीडिएटर्स रिलीज होंगे। मीडिएटर्स कौन से हैं? जो इन्फ्लामेशन कर रहे हैं, इस तरह के मीडिएटर्स जो हैं वो यहाँ पे रिलीज होंगे। और मीडिएटर्स जब रिलीज होते हैं तो वहां पे मैक्रोफेजेज और टी सेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं, या लिम्फोसाइट्स वहां पे एक्यूमुलेट होते हैं, ताकि वो उसको इंगल्फ कर सके। और इंगल्फ करने के वहां पे इंटेंस पेन और इन्फ्लामेशन या सीवियर इम्यून रिस्पॉन्स वहां पे डेवलप होंगे। तो इस तरह से ये अर्थराइटिस के अंदर गाउटी अर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी होगी। तो देखो क्या क्या हो रहा है पैथोजेनेसिस ऑफ गाउट में। अभी हमने कहा कि इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होंगे, पेन, इन्फ्लामेशन, इंटेंस पेन और इन्फ्लामेशन होएगा। वो जॉइंट जो है वो स्वेल हो जाएगा, बल्ज आउट होएगा, तो वहां बल्जिंग होएगी, जॉइंट प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, उसमें डिफॉर्मिटीज आ जाएंगी। ये क्यों हो रही है? क्योंकि सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो पर्टिकुलरली जाकर के जॉइंट के अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं, और ये डिपॉजिट होकर के टॉफी फॉर्मेशंस करेंगे। तो इस तरह से गाउटी अर्थराइटिस में टॉफी फॉर्मेशंस होएगा।
जिससे जॉइंट के अंदर पेन, इन्फ्लामेशन और डिफॉर्मिटीज डेवलप होंगी। तो हमारे कौन से जॉइंट में हो सकता है? मेनली ये जितनी भी फिंगर्स हैं उनके जॉइंट्स में, हमारे टोइज के अंदर, नी जॉइंट में, एल्बो जॉइंट्स के अंदर, है ना। ऐसे जॉइंट्स जहां साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है वहां पे इसकी रिस्क ज्यादा डेवलप होती है, क्योंकि वहीं पे जाके सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स ज्यादा डिपॉजिट होते हैं। तो जहां इस तरह का साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, मतलब साइनोवियल जॉइंट बनेगा, वहां पे गाउटी अर्थराइटिस का अटैक ज्यादा होगा। दूसरा कारण अभी हमने कहा था क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स हैं वो बॉडी से आपके एक्सक्रिएट होते थे, यूरिन से मेनली 70%। तो वहां जाकर के भी ये स्टोन बनाएंगे। देखो यहाँ पे सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स के स्टोन जो है वो उसके वहां पे डिपॉजिट हो गई, तो उस केस में पेशेंट को किडनी स्टोन की रिस्क भी जो है वो डेवलप हो सकती है। ये चीज समझ में आ गई बेटा? यस सर। सिर्फ अनिकेत ही बोल रहा है, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? नो सर। तो इस तरह से देखो, अभी हमने कहा कि पर्टिकुलरली गाउट की पैथोफिजियोलॉजी में अभी हमने कहा कि इटसेल्फ जब यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में ज्यादा होएगा तो उसको हम हाइपर यूरिसीमिया बोल रहे थे। तो इस कंडीशन में आपका कब लेवल हो रहा है? जब आपका किडनी से एक्सक्रिएशन कम हो रहा है और उसका प्रोडक्शन बढ़ गया है। फाइनली हम जानते हैं हमारे ब्लड में बहुत तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो सोडियम भी उसमें होगा। ये सोडियम जब यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? MSU क्रिस्टल्स बनाएगा, माने मतलब कि मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स बनाएगा, जो यहाँ पे निडल लाइक क्रिस्टल्स आपको ब्लू कलर में दिखा रखे हैं। फिर ये मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल जाके जहां पे भी हमारा साइनोवियल जॉइंट होएगा, उस साइनोवियल जॉइंट के फ्लूइड में जाके डिपॉजिट होंगे। डिपॉजिट होने के बाद हमने कहा था कि बहुत तरह के इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे और ल्यूकोसाइट्स और मैक्रोफेजेज रिलीज होंगी, ताकि वो इनको इंगल्फ कर सके, इनको खा सके। तो ल्यूकोसाइट माइग्रेट होंगी और फैगोसाइटोसिस होंगे, ताकि वो मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स को डाइजेस्ट कर सके, और फिर आपकी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस वहां पे उस जॉइंट में डेवलप होंगी, जो जॉइंट पेन, स्वेलिंग या एरिथमा या एडिमा के फॉर्म में वहां पे आपको इस तरह की रिस्क डेवलप होगी। तो ये दिखा रखा है, एक आपका जॉइंट है ये, जैसे पहली आपकी बोन ऊपर बनी हुई है, ये दूसरी बोन नीचे बनी हुई है। ये एक साइनोवियल जॉइंट है जिसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर ये साइनोवियल फ्लूइड है। अब इस फ्लूइड में ये देखिए इस तरह के क्रिस्टल्स लाइक शेप के ये जॉइंट्स आपके क्रिस्टल, सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स, ये जाके वहां डिपॉजिट हो गए। तो जैसे डिपॉजिट हुए यहाँ पे फैगोसाइटोसिस प्रोसेस एक्टिवेट हुआ, मैक्रोफेजेज जो है वो यहाँ रिलीज होकर के आएंगी और वो इनको इंगल्फ करेंगी, और इंगल्फ करके यहाँ पे इंफ्लामेटरी रिएक्शंस डेवलप होंगी। तो एक तरह से ये एसिड जो है ना, ये हाइड्रोजन आयन की वजह से, देखो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो पर्टिकुलरली कंसंट्रेट जहां पे होंगे जहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपके जॉइंट के अंदर साइनोवियल जॉइंट में ज्यादा रहेगी। तो ये अटैक एक सीक्वेंस में हो रहा है। ये सीक्वेंस कैसे हो रहा है? ये अभी हमने कहा कि जितनी ज्यादा क्वांटिटी में हम प्रोटीन खाएंगे, है ना, वो पर्टिकुलरली प्रोटीन सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स बनाएगी, यहाँ पे दिखा रखे हैं आपको। और जहां पे पीएच कम होएगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होएगी, वहां जाके ये क्रिस्टल्स जमा होंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहाँ पे कम होती है? हमारे जॉइंट में। तो जॉइंट के अंदर ये क्रिस्टल्स जमा हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमारी जो WBC है, जिसको हम लिम्फोसाइट्स बोल रहे थे, वो इसके क्रिस्टल्स को अटैक करेगी और इनको इंगल्फ करेंगी। इंगल्फ करके के क्रिस्टल पोप सेल्स बनाएंगे, और फाइनली वहां से ये रिलीज प्रोटीन्स रिलीज कर करके इस तरह से वहां पे सीवियर इन्फ्लामेशन और पेन को डेवलप करें। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट इसके अंदर आपका डेवलप हो रहा है। तो इसी पैथोफिजियोलॉजी को हम 3 स्टेज में डिवाइड एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहली स्टेज में होता है इनिशिएशन, दूसरी स्टेज में होएगा एम्प्लीफिकेशन, और तीसरी स्टेज में होएगा रिजोल्यूशन, कि किस तरह से
ये डिजीज आपको डेवलप हो रही है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने कहा कि यदि आप ऐसे रिस्क फैक्टर्स के कांटेक्ट में हो जिसकी वजह से आप या तो मान लो प्यूरिन फूड ज्यादा खा रहे हो या बॉडी के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया है, तो फाइनली यूरिक एसिड जो है वो सिंथेसाइज होएगा और टिश्यूज में जाके माइग्रेट करेगा और सोडियम यूरेट के मोनोयूरेट के क्रिस्टल्स वहां पे निडल शेप के क्रिस्टल्स जो है वो जॉइंट में जाके डिपॉजिट होंगे। डिपॉजिट होने के बाद हमने कहा था इन क्रिस्टल्स को इंगल्फ करने के लिए, फैगोसाइट करने के लिए हमारे मैक्रोफेजेज वहां से रिलीज आएंगे और उसको इंगल्फ करेंगे, जिससे हमारी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस जो है वो एक्टिवेट होगी और उसकी वजह से बहुत तरह के इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स जो है वो उस जॉइंट में रिलीज होंगे, जिसमें साइटोकाइनिन्स जैसे कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 8 रिलीज होंगे और वो फाइनली फिर एक्यूट गाउट का अटैक को प्रेसिपिटेट करेंगे। ये हमारी स्टेज आपकी डेवलप हो रही है। ये हमारी पहली स्टेज थी जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इनिशिएशन, स्टार्ट वाली स्टेज। कि स्टार्टिंग स्टेज में आपकी गाउट में क्या हो रहा है। दूसरी जो स्टेज हम कह रहे थे उसको एम्प्लीफिकेशन बोल रहे थे। अब एम्प्लीफिकेशन में क्या होगा कि ये जो मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स हैं वो पर्टिकुलरली उस जॉइंट के अंदर कोक्स2 एंजाइम का प्रोडक्शंस बढ़ा देंगे और हमने पहले ही पढ़ा है कि साइक्लोऑक्सीजनेज जब बनता है तो वो क्या काम करता है, एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ा देगा। तो इस तरह से उस जॉइंट के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा और उस साइट के ऊपर न्यूट्रोफिल और ल्यूकोसाइट्स जाकर के अटैक करेंगी, वहां पे इन्फ्लेक्स उनका होगा ताकि वहां पे इनका ये इसको इंगल्फ कर सके, इन सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स को खा सके, है ना, फैगोसाइटोसिस शो कर सके। तो जैसे न्यूट्रोफिल आपके मोनोसोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स में कांटेक्ट में आएगी, वहां पे सर्टेन वेस्कुलर एंडोथेलियम डेराइव्ड जो प्रोटीन्स हैं वो रिलीज होंगे, जिसको हम एंडोथेलियल रिलीजिंग फैक्टर्स भी बोल रहे थे, और वो वहां पे वैसो डायलेशन करेंगे, उस ब्लड वेसल्स में डायलेशंस करेंगे। और डायलेशन होने के बाद, ये हमने पहले ही कहा था, जब भी किसी सेल में होता है, इंजरी होती है ना, तो वैसो डायलेशन होता है, फिर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वहां पे रिलीज होते हैं। उससे पहले हमारे न्यूट्रोफिल्स माइग्रेट करके वहां जाते थे, तो इस तरह से वहां वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे न्यूट्रोफिल या ल्यूकोसाइट्स उस जॉइंट के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे या वहां पे मूव करेंगे और इस तरह से वहां पे वैसोडाइलेशन, इरिदमा और पेन डेवलप होएगा। इरिदमा इसलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि वहां पे पर्टिकुलरली बहुत तरह के इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो गए हैं और पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स आपके पर्टिकुलरली वहां पे इंटरल्यूकिन जो है वो रिलीज हुई। फिर तीसरी फेज होएगी रिजोल्यूशन फेज। अब अगर आपको गाउट का अटैक आ गया 7 से 10 दिन बाद ये स्टेज आएगी और अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो अब हमारे जो अपोप्टोसिस प्रोसेस है न्यूट्रोफिल्स का वो स्टार्ट होएगा। वो क्या काम करेंगी, नॉन प्रोली इंफ्लामेटरी फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को एक्टिवेट कर करके मैक्रोफेजेज को वहां रिलीज करेंगे और उसकी वजह से उस जॉइंट की जो सेल्स हैं उनको वो इंगल्फ करने की कोशिश करेंगे, जिससे जॉइंट के अंदर डिफॉर्मिटीज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक सीवियर कंडीशंस आएगी जहां पे न्यूट्रोफिल्स की हाई डेंसिटी उस जॉइंट में हो जाएगी, जिसमें एक्सटेंसिव मेडिकल केयर की हमारे को जरूरत होगी। अगर हम अब भी उसको सही नहीं करेंगे तो पेशेंट का जॉइंट जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा, मतलब अब वो आगे काम नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, तो फाइनली गाउट में हम ये देख रहे हैं सोडियम यूरेट के क्रिस्टल जो है, जो कि व्हाइट कलर के चौकी लाइक डिपॉजिट वहां जमा होते हैं, जिसको हम टॉफी बोलते हैं। ये कहाँ जमा होते हैं, ये हमारे साइनोवियम मतलब साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जमा होते हैं। वहां बहुत तरह के इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे जो फाइब्रोसिस करेंगे और फाइनली जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये देखिए ये आपका क्या हो रहा है, ये दो बोन में वापिस बना रहा हूँ राइट साइड में, क्योंकि हम कह रहे हैं ये मेनली ऐसे जॉइंट में होएगा जहां साइनोवियल जॉइंट है। तो साइनोवियल जॉइंट में ये साइनोवियल मेम्ब्रेन बन गई। ठीक है बेटा,
और इसमें वो फ्लूइड हो गया जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोल रहे हैं। तो जब आपका ये स्टेज होएगा तो ये जो आपकी मेम्ब्रेन यहाँ होती है उसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज मेम्ब्रेन बोलते हैं। धीरे धीरे जब ये प्रोसेस वहां फाइब्रोसिस होएगा, ये आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जो है वो डिसरप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी, उसमें इरोजन हो जाएगा। तो यदि ये इरोज हो गई तो अब क्या होंगी, ये बोन आपकी इधर आ जाएगी क्योंकि ये फ्लूइड तो खत्म हो गया अब, और ये बोन यहाँ पे आ जाएगी, जिससे दोनों बोन्स आपस में फ्रिक्शंस करेंगी। जब वो टच होंगी तो उसमें सीवियर पेन जो है वो डेवलप होगा। तो ये कब हो रहा है, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज इरोजन की वजह से हो रहा है ना। वो लेयर जब आपकी डैमेज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्रोनिक टोफेसियस अर्थराइटिस या एंकाइलोसिस डेवलप होएगी, और यहाँ के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाएंगे, और आपस में बोन जब टच करेगी तो पेशेंट को जैसे ही वो मूव करेगा तो सीवियर पेन जो है वो पेशेंट को डेवलप होगा। ये समझ में आ गया बेटा प्रोसेस? यस सर। तो अभी तक जो हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा, देखो उसको मैं इस राइट डायग्राम से दिखा रहा हूं। हम जानते हैं कि जैसे ही यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता है ना, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर यूरिसीमिया, जो राइट साइड में दिखाया गया है। वो हाइपर यूरिसीमिया से सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स जो हैं वो जाके जॉइंट में डिपॉजिट होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो है यूरिक एसिड की वो सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के जो हमारा साइनोवियल जॉइंट है उसमें जमा होंगे। तो जैसे ही वहां पे जमा हुए, ये जाकर के वहां पे दो प्रोसेस हो रहे हैं। हमने पहले कहा था कि पर्टिकुलरली ये जैसे कोई जॉइंट था जो यहाँ पे आपको दिखा रखा है, इस जॉइंट के पास में ये जो ब्लड वेसल आ रही है, ये सबसे पहले वेसोडायलेट होकर के सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे मूव आउट करेंगे या माइग्रेट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कीमोटैक्सिस अप्रोच बोल रहे थे। तो न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस प्रोसेस अप्रोच आपका एक्टिवेट होएगा, क्योंकि हमने कहा था सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स वहां पे जाके एक्यूमुलेट होती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स ब्लड वेसल से मूव आउट करके जब टिश्यू साइड पे जाती हैं तो उसको हम कीमोटैक्सिस बोल रहे थे, ये हमने इन्फ्लामेशन में पढ़ा था। उसके बाद हमारा साथ में न्यूट्रोफिल्स के साथ में मैक्रोफेजेस भी वहां पे रिलीज हो रही थी, और मोनोसाइट्स भी रिलीज हो रहे थे। ये मोनोसाइट्स इन सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स को इंगल्फ कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फैगोसाइटोसिस बाय मोनोसाइट्स। जैसे ही मोनोसाइट्स इनको इंगल्फ कर लेते हैं सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स को, अब हमारे यहाँ से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कौन कौन से होंगे, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जिसको हम TNF और IL-1 और IL-6 से लिख रहे हैं। तो आप देखो और क्या हुआ बेटा साथ में, ये अभी आपका ये तो हो गया कि मोनोसाइट्स ने क्या काम किया। अब आपके जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो भी जो रिमेनिंग आपके पर्टिकुलरली सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स हैं उनको इंगल्फ करेंगे, और इंगल्फ कर करके वो उसको लाइसिस करेंगे। और जैसे ये होता है कि यहाँ सर्टेन लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो जिस भी जॉइंट में ये हुआ है वहां पे ये एंजाइम जब रिलीज होंगे तो वहां पे एडिमा और स्वेलिंग हो जाएंगी। इसके अलावा ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, और साथ में अभी हमने कहा था प्रोस्टाग्लैंडिन्स, क्योंकि कोक्स के एंजाइम को ये बढ़ा देता था। तो जब कोक्स का एंजाइम बढ़ जाएगा, साइक्लोऑक्सीजनेज बढ़ेगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन, फ्री रेडिकल्स और ल्यूकोट्राइन्स का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, और ये मीडिएटर्स इस जॉइंट के अंदर डिपॉजिट्स होंगे, जिससे यहाँ स्वेलिंग, एडिमा और पेन और इन्फ्लामेशन, इस तरह के सिम्टम्स हमारे को आएंगे, जो फाइनली वहां के टिश्यू के अंदर इंजरी डेवलप करे। ये आ गया समझ में बेटा पैथोफिजियोलॉजी गाउट की? यस सर। यस सर। तो इस तरह से गाउट का डेवलपमेंट जो है वो हमारे अंदर होता है। तो अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सिर्फ आपको नाम याद रखने टेस्ट के। या तो आप क्या काम करो, जॉइंट जो फ्लूइड है ना, ये जो फ्लूइड जॉइंट के बीच में है, इसको आप एस्पायर करके निडल में ले लो और उसकी जांच करो कि उसके अंदर इस तरह के मीडिएटर्स प्रेजेंट है ना या नहीं है। तो इस तरह से इंजेक्शन से हम उस फ्लूइड में से एक्यूमुलेट कर करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्लड टेस्ट कराओगे पेशेंट का, तो उसके सीरम में हम जानते हैं यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा आएगा,
तो अगर ये लेवल ज्यादा आ रहा है तो भी हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को गाउट का अटैक आएगा। फिर एक्सरे में यहाँ पे आप देखो कि जॉइंट के अंदर अगर इस तरह के क्रिस्टल्स एक्सरे में दिखाई दे रहे हैं तो वो गाउट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 3 तरीके से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, आइदर ब्लड टेस्ट, ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल, एक्सरे जिसमें टॉफी आपको दिखाई दे रहे हो, टॉफी सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स ये आपको दिखाई देंगे जॉइंट में, या फिर फ्लूइड जो है उसका आप एनालिसिस करो। तो अब आपका ब्लड के अंदर यूरिक एसिड कितना होना चाहिए आपको पता होएगा। तो यदि नॉर्मल आप लेवल देखो तो 9.6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है ना, ये यूरिक एसिड ब्लड के अंदर है, और यूरिन में इसका 250 टू 750 मिलीग्राम पर 24 आवर से ये एक्सक्रिएट होना चाहिए। तो मेनली तो ये 2 ही टेस्ट हैं कि ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर यूरिक एसिड कितना आ रहा है। तो गाउट पेशेंट के अंदर, ठीक है बेटा, ये यहाँ पे करेक्ट है, ये आपका पर्टिकुलरली गाउट पेशेंट में इनका लेवल इंक्रीज होएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये अगर आपका हाई लेवल हो गया है तो यूरिक एसिड का लेवल तो आपका ये डेवलप करेगा। और ब्लड टेस्ट में हम दूसरे टेस्ट और करते हैं, जैसे ब्लड यूरिक एसिड इसका करेंगे, क्रिएटिनिन लेवल और करेंगे। तो अगर ये लेवल नॉर्मल से ज्यादा आ रहे हैं तो उस केस में पेशेंट को गाउट होएगा। तो अब अगर किसी को गाउट हो गया है तो उसका मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो अभी हमने कहा था गाउट जो है उसमें 4 तरह का गाउट था। एक तो ऐसा जिसमें एसिम्प्टोमेटिक है, पहली स्टेज में, जिसको हाइपर यूरिसीमिया हुआ है। तो अब हमें क्या काम करना है, ऐसे पेशेंट को इधर से गाउट में शिफ्ट होने से रोकना है। ठीक है, तो इसको आप कैसे रोक सकते हो भाई, आप अपनी डाइट हैबिट में चेंज करो। आप ऐसे कंपाउंड या फूड प्रोडक्ट मत लो जिसमें यूरिन कंपाउंड ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली आपका यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा ब्लड में। अगर अब भी आप ट्रीट नहीं करते हो तो ये पेशेंट फिर शिफ्ट हो रहा था एक्यूट गाउट में। तो एक्यूट गाउट में हमने कहा था फ्लेयर बन रहे थे, तो हमारे को फ्लेयर फॉर्मेशन रोकना है। फिर ये पेशेंट कन्वर्ट हो रहा था इंटरवल गाउट में, और फाइनली वो क्रोनिक गाउट में कन्वर्ट हो रहा था। तो हमें इस प्रोसेस को रिवर्स करना है, इधर से इधर लेके जाना है। तो उसके लिए हमारे को कहीं ना कहीं जो सोडियम यूरिक एसिड, सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स हैं उनकी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, और ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल कम करना पड़ेगा। तो अब देखो इसमें जो मेडिसिन होंगी, एक तो उसको पेन और इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसके लिए तो हम NSAID यूज करेंगे। NSAID क्या होती है, नॉन स्टीरोइडल एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जैसे इसमें आपकी आ जाती है डाइक्लोफिनेक, ये आप सिंपल जानते हैं, इसमें ये मेडिसिन आती हैं, एस्प्रिन, ठीक है, एस्प्रिन का नाम तो आपने सुना ही होगा, या पैरासीटामोल, वो भी आपकी एक तरह से एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक ड्रग है। तो ऐसी मेडिसिन दें ताकि पेशेंट को पेन और इन्फ्लामेशन वहां पे कम हो। फिर दूसरी आपको मेडिसिन और देनी है कोल्चिसिन, ये दवा का नाम है बेटा। और कोल्चिसिन क्या काम करेगी, अभी हमने कहा था कि वो पर्टिकुलरली कोल्चिसिन इसके सिंथेसिस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगी। और एक मेडिसिन और है एलोप्यूरिनोल या फेबुओक्सोस्टेट, ये मेडिसिन क्या काम करती है, उसके सिंथेसिस प्रोसेस को रोक देगी। अभी हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि ये कहाँ एक्ट कर रही है ना। तो ये मेडिसिन क्या काम करती हैं, जो यूरिक एसिड का सिंथेसिस है उसको रोक देंगी। तो यूरिक एसिड का सिंथेसिस कैसे रुकेगा, देखो अभी हमने कहा एलोप्यूरिनोल ये यूज करेंगे, या ऑक्सीप्यूरिनोल, ये मेडिसिन क्या काम करती है, जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को रोक देंगी। तो यदि ये एंजाइम ही नहीं रहेगा तो क्या जैंथीन से यूरिक एसिड बनेगा बेटा? नो सर। तो इस तरह से ये मेडिसिन एलोप्यूरिनोल या ऑक्सीप्यूरिनोल जैंथीन ऑक्साइडेज एंजाइम को ब्लॉक कर करके यूरिक एसिड का प्रोडक्शन कम कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरी मेडिसिन है यूरिकोसूरिक ड्रग। ये यूरिकोसूरिक ड्रग क्या काम करती हैं, ये यूरिक एसिड का यूरिन से एक्सक्रिएशन जो होता है उस एक्सक्रिएशन को बढ़ा देंगी। तो अब आप देखो, यदि यूरिन से यूरिक एसिड का एक्सक्रिएशन बढ़ जाएगा तो ब्लड में ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड का लेवल कम होएगा।
और ब्लड में अगर यूरिक एसिड कम होगा तो अब सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स बनेंगे ही नहीं जो जाके जॉइंट में डिपॉजिट हो। तो यूरिकोसूरिक मेडिसिन यूरिन से सोडियम के इसके यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देंगे। एनएसएआईडी कहाँ काम करेंगी? वो पेन और इन्फ्लामेशन को जहां पे जॉइंट में हो रहा है यूरिक सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स की वजह से, उसको ये प्रिवेंट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको ट्रीट करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म हो गया है ना। लास्ट में आपको लिख दिया एक्यूट गाउट में एनएसएआईडी, कोल्चिसिन और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर सकते हैं, और क्रोनिक गाउट में एलोप्यूरिनोल्स और ये मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। और इस तरह से आपको सिर्फ नाम याद रखना है बेटा, है ना। इसके अलावा जैसे सर्जिकल में आप कर सकते हो, पर्टिकुलर जो क्रिस्टल्स हैं तो उसके लिए सर्जरी कर करके उन क्रिस्टल्स को वुंड कर करके बाहर निकाल लो, तो वो भी एक तरीका है ना। तो ये आपके कुछ मेथड्स हैं। अब प्रिवेंशन कैसे करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो प्लेंटी ऑफ वाटर आपको इनटेक करना है। जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना सोडियम यूरेट के क्रिस्टल्स यूरिन के साथ बाहर निकल जाएंगे। आपको डाइट मैनेज करनी है, प्रोटीन डाइट या आपका जेंथिन कंटेनिंग फूड डाइट आपको कम से कम लेनी है, और एक्सरसाइज करनी। ऐसे फूड प्रोडक्ट जो प्यूरिन ज्यादा है वो नहीं खाने। इसके अलावा अल्कोहल कंजप्शन कम नहीं करना है या नहीं बिल्कुल रिड्यूस करना है। ऐसी डायूरेटिक ड्रग यूज नहीं करनी है जिनसे इसकी रिस्क बढ़ जाती हो। तो इस तरह से हम इसको डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं।